जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और गोयला क्लासेस की तरफ से एक नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, HPSC AEEE बैच 2023 असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का कोर्स जारी किया जा रहा है गोयला क्लासेस की तरफ से। और आइए अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया है, कब आपका पेपर हो सकता है, कैसे आपने कब से अप्लाई करना है, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या ऑफिशियली इसका सिलेबस डिस्क्लोज किया गया है, और इसका जो प्रीवियस पेपर था वो कब हुआ था, और इसका कैसा सिलेबस है, राइट, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मोस्टली ये इंजीनियर्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जितने भी इंजीनियर्स हैं उन्हीं के लिए है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि जीएस इसमें आती है, जिसमें आई गेस जो इंजीनियर्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, राइट। जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उनका टेक्निकल फील्ड है, अगर आप उनसे सोम के बारे में कुछ पूछेंगे तो पूरा बता देंगे, राइट। परंतु जो जीएस सेक्शन होता है उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, क्योंकि उसके लिए एक बुक डिफाइन ही नहीं होती है। तो जीएस आपको वही गाइड कर सकता है जिसको तजुर्बा होता है, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से बनाना है। और हमेशा मैंने कहा है, एक अब्राहम लिंकन की बात हमेशा याद रखनी है। उन्होंने कहा था, अगर आप किसी काम के लिए मुझे 10 दिन देंगे तो पहले के 6 दिन में स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और सिर्फ बचे हुए 4 दिनों में एग्जीक्यूशन करूंगा। और कहीं ना कहीं जो सफलता होती है वो 99% जो होती है बिल्कुल होनी ही होती है। तो स्ट्रैटेजी पे पहले काम करेंगे। तो ये जो वीडियो दिया जा रहा है आपको, ये एक स्ट्रैटेजी बेस, ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन किया जाएगा वो स्ट्रैटेजी पे किया जाएगा, राइट। आइए देखते हैं। तो ये देख लीजिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन है 3 जून का, राइट। और ओपनिंग डेट जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो है 8 जून से, राइट। और आपका जो क्लोजिंग डेट है वो है 28 जून। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो सोचते हैं अभी तो बहुत दिन बचे हैं, तो बाद में दिक्कत ये होती है कि सर्वर पे लोड आता है, क्योंकि हर कोई हिट करता है। तो कोशिश करिए, बिल्कुल समय ना बिताएं। 8 जून से विंडो शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा और आपने इसको अप्लाई कर देना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देख लीजिए, टोटल है 45 सीट्स हैं, राइट, जिसमें जनरल है 25, SC है 9, बैकवर्ड क्लास A, क्लास B, इस तरह से टोटल सीट आपको मिलेंगी 45। तो अच्छी सीट है 45, इट्स नॉट अ बैड नंबर, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देखेंगे, इसमें आपको मिलेगा कि ये जो है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, फर्स्ट डिवीजन की है इन सिविल, केमिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, राइट। एंड हिंदी और संस्कृत इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द मैट्रिक और हायर एजुकेशन, ये मोस्टली होता ही है, राइट। तो देखिए, यहीं से फिल्टर लग जाता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं इसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से कट जाते हैं। एक तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक मान लेते हैं, सिविल सर्विसेज के पेपर होते हैं, चाहे वो यूनियन लेवल के हैं चाहे स्टेट लेवल के, वहां पर प्लेन ग्रेजुएट मांगा जाता है। अब प्लेन ग्रेजुएट में डिग्री इंजीनियर वाले भी आ जाते हैं, कॉमर्स वाले भी आ जाते हैं, आर्ट्स वाले भी आ जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए कितना कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो यहाँ तो ये फायदा है कि आपका ये जो क्वालिफिकेशन बेस ही जो कॉम्पिटिशन है काफी फिल्टर हो चुका है, राइट। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जो मेन क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। स्केल ऑफ पे इसका है लेवल 9 का। लेवल 9 आप समझते हैं, SDM का ये होता है, SDM लेवल 9 का पे है। बेसिक है आपका 53,100, जो कि जाएगा 1,67,800। यानी कि अगर इसे एक रफली हम कैलकुलेट करें तो 53 बेसिक है, तो इसका आधा 25, यानी कि मोटा मोटा आपको 80-85 स्टार्टिंग मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही, राइट। तो दैट इज वेरी गुड। और आयोग का पद है, तो आप समझ सकते हैं जब भी आप कमीशन वाले पोस्ट से किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब पाते हैं तो आपका एक लेवल ऑफ प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि आयोग की एक अपना ही रैपो होता है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये एक जो प्रीवियस, क्योंकि देखो इस बार जो सिलेबस है इन्होंने क्लियर नहीं कर रखा है। इस बार की नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो सिलेबस का पता नहीं चल पा रहा है, राइट। तो ऐसा हो सकता है, हम मान रहे हैं कि इसलिए नहीं अपडेट किया होगा क्योंकि ऑलरेडी जो चला हुआ आ रहा है, क्योंकि 2018 में इनने नोटिस निकाला था दिसंबर के माह में, और 2019 में पेपर कराया था। तो कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं, अगर नए नोटिफिकेशन में इन्होंने सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है, तो ऑब्वियसली जो 2018 में जो इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया था उसी सिलेबस को ये आधार बेस मान रहे हैं। तो हम फॉर नाउ, अभी के लिए 2018 का जो सिलेबस डिफाइन है उसको आधार मान रहे हैं। और मेरी पूरी जो प्रेजेंटेशन आ रही है वो 2018 का जो सिलेबस डिफाइन था ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर द सेम पेपर वो रहेगा, राइट।
तो देखते हैं। अब देखिए सिलेबस जो दिया था वो कुछ इस तरह का था, राइट। जैसे देयर विल बी ओनली वन पेपर कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चंस, एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वाटर एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, राइट। एक सेकेंड, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, रूल एंड रेगुलेशन, जनरल अवेयरनेस। ये जो जनरल अवेयरनेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, करंट अफेयर्स। अब देखिए ज्यादातर ये जो एक्ट है एंड वाटर, 2 एक्ट आपको तैयार करने हैं, राइट। 2 एक्ट आपको तैयार करने हैं। जैसे यहां पर मैं बताता हूं, एक्ट आपके 2 हैं, एक है वाटर, एक है एयर। वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ये आपने तैयार करना है। अब आई नो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अगर आप हैं तो ये एक्ट कहां से तैयार करें सर, क्या हमें खुद पढ़ना पड़ेगा? देखिए एक्ट आपको, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप ट्राई करिएगा, मैं चाहता हूं ट्राई करिए। आपको ऐसे ऐसे उसमें शब्द मिलेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है जो लॉ की भाषा होती है उसका कोई भी पर्यायवाची नहीं होता है, सिनोनिम्स नहीं होते हैं। अगर लॉ में सिनोनिम्स, माफ कीजिएगा, सिनोनिम्स होंगे तो लॉ की परिभाषा खराब हो जाती है। अगर सिनोनिम्स आ भी गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसे डिफाइन करता है। तो अगेन आई से, जब लीगल लैंग्वेज होती है तो उसमें सिनोनिम्स कभी इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो शब्द मिलते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं। वो आपको वही समझा सकता है जिसके पास लॉ का बैकग्राउंड हो, वही आपको समझा सकता है। तो उसके लिए हमारी टीम आपके लिए है, राइट। तो आपको सिंपल सा, डरना नहीं है एक्ट को देख के। हमारी जो टीम है आपको एक सिंपल वे में, एक साधारण से शब्दों में आपको समझाएगी, राइट। तो देखिए ये है आपका, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने देखिए क्या किया है, कोर्स प्लान क्या होगा हमारा। कोर्स स्टार्ट डेट होगी हमारी 10th जून, आज है 7th जून, तो 3 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। जो कंप्लीशन है वो, अब फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर में एकदम एक एग्जैक्ट बात करना गलत होता है। तो एक्सपेक्टेड है हमारा अगस्त सितंबर में हम इसको फिनिश कर देंगे, इसीलिए एग्जैक्ट डेट आपको नहीं दे रहे हैं, वो गलत होता है। तो 1 अगस्त सितंबर में आपका पूरा कर दिया जाएगा कोर्स। और ऑफिसर बिकमिंग डेट क्या होगी आपकी, आफ्टर फाइनल रिजल्ट, डन। जो आपका ऑफिसर बिकमिंग डेट है वो आफ्टर फाइनल रिजल्ट होगी। देखिए ऐसा होता है कि जोसेफ मर्फी की एक बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सिंपल सी बात है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो इसीलिए हमने ये डाला है, ठीक है। आपने पहले माइंड में देख लेना है कि आपने ऑफिसर बनना ही है, राइट, तभी होगा। अब ये कुछ देखिए सिलेबस है जिसमें आपको देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। अब इंग्लिश हिंदी में क्यों लिखा है सर, वो इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो भी आपको स्टडी मटेरियल देंगे या जो भी पढ़ाएंगे या जो भी आपकी टेस्ट सीरीज होगी वो दोनों बिलिंगुअल लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश प्लस हिंदी। ये भी आपने ध्यान देना है, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री है, एशियन हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। आप कहेंगे सर अगर ये पढ़ना होता तो इंजीनियरिंग थोड़ा बनते, इंजीनियर थोड़ा बनते, इंजीनियरिंग थोड़ा पढ़ते। आप सोम पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो सर, है ना। बट डोंट वरी, इसको भी कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो हमारी टीम बैठी हुई है, ठीक है, और जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। और सिलेबस क्या है इसका, और सिलेबस है, यस बिल्कुल है। हरियाणा जीके पूछी जा रही है, एनवायरमेंट पूछी जा रही है, करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जा रही है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, वाटर एक्ट 1974 पूछा जाएगा, एयर एक्ट 1981 पूछा जाएगा। और बिलीव मी, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर जो 2019 में पेपर हुआ था वहां से हमें पता चला है कि एक्ट के अंदर भी जो सेक्शंस होते हैं वो भी पूछे गए हैं। क्या मैं आपको डरा रहा हूं? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि तैयारी कैसे करनी, राइट। क्वांट एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो क्वांट तो कर ही लेंगे, मैथ्स तो सर हम कर ही लेंगे, रीजनिंग सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया इंजीनियर है। बट कहीं ना कहीं दिक्कत जहां पर है हम खड़े हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या है, देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे इतनी बुक्स पढ़नी है आपने। क्या सर मुझे इतनी बुक्स पढ़नी है? और आप बुक्स का साइज देखिएगा, कभी आप मार्केट जाइए, देखिए, पूछिए कि मुझे ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, माजिद हुसैन की बुक मांगिएगा, उसका जो एक वेट है, विथ है उसकी, जो मोटापा है उसका, आप देखेंगे कि कैसी बुक है वो, तो इतने कम समय में कैसे होगा। तो उसका ऑप्शन है आपके राइट साइड, आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें कंपाइलेशन किया गया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो करंट से रिलेट हैं, जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ज्योग्राफी। क्योंकि आप जानते हैं ज्योग्राफी जो होती है एजम्पशन बेस होती है, तो हमें जो लगता है, जो बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी ज्यादा होती है, वो बुक ऑलरेडी हमारी टीम ने प्रिपेयर करी है आप लोगों के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, कोई बुक नहीं देखनी है। गोयला क्लासेस की जो बुक है, जो स्पेशली AEE के लिए डिजाइन की गई है, वही आपने देनी है, ठीक है। नेक्स्ट यही बात हो गया हिस्ट्री के लिए भी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वरना आपको 2 बुक पढ़नी पड़ जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की राजे विहेर और बिपिन चंद्र, एक फैक्ट्स बेस है और एक कॉन्सेप्ट बेस है, वो भी नहीं, यहां पर आपको मिल जाएगी बुक, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगी।
अब क्वेश्चन है सर ज्योग्राफी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगी, बिल्कुल दोनों में मिलेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश इसलिए क्योंकि एक इंडियन ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। पर डोंट वरी, जितनी भी बुक पब्लिश हम कर रहे हैं, अपलोड करेंगे जो भी, वो दोनों बिलिंगुअल होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। यही बात आ गई आपकी इकोनॉमी के लिए भी। इकोनॉमी के लिए भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम लिखा है, हिंदी मीडियम भी है, बिल्कुल चिंता ना करें। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब बात है इंडियन पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने बोला ना ये है लॉ। लॉ की भाषा हमेशा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, यू जस्ट बाय दिस बुक एंड जस्ट गो थ्रू इट, या आप ऑनलाइन एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़िए, देन यू विल रियलाइज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज ऑफ लॉ। ये विधि की भाषा है जिसमें कोई भी पर्यायवाची नहीं होता, इसीलिए शब्दों का उच्चारण बड़े खतरनाक तरीके से होता है, राइट। तो उसका भी समाधान है, ये देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे आपको, जो लेक्चर्स मिलेंगे वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट बाकी रही साइंस का। ये देखिए साइंस के लिए आपके पास 9th की बुक, 10th की बुक और जनरल साइंस है, इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे पता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए ये जो विषय होते हैं वो उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश। आप जानते हैं रैनन मार्टिन का नाम चलता है। बाकी जो जनरल इंग्लिश है तो इसमें भी आपको एक टॉपिक वाइज जो होते हैं, जो पेपर्स होते हैं वो हम आपको शेयर करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर बुक नहीं दिख रहा होगा, राइट, इंग्लिश के लिए, राइट। वही बात है क्वांट के लिए, राइट, हम आपको पेपर्स शेयर करेंगे इसके। अब है जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है जब आप पढ़ लेते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है, इट्स ऑल अबाउट मेरिट। पेपर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पेपर मेरिट में आना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं, देखिए कानूनी भाषा बोल रहा हूं, संवैधानिक भाषा बोल रहा हूं, देखते हैं आपको समझ में आता नहीं आता। अगर मैं बात करूं इसकी अनुच्छेद 16 की, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? हर किसी को यानी कि कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हर किसी को मौका देंगे कि वो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें भागीदारी करे। अगर सबको मौका दिया जा रहा है तो सिलेक्शन किसके देंगे? क्योंकि सबको मौका देंगे तो होगा क्या, जो पद होंगे उनकी संख्या हमेशा कम होगी उनसे जो आवेदन कर रहे हैं। दोज हु आर अप्लाइंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर इन नंबर देन द पोस्ट, ऑब्वियसली। तो उसमें क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे नियुक्ति की जाती है, कैसे सिलेक्शन दिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मेरिट कैसे होगा? मेरिट होगा आपके जब आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाता है, क्योंकि हर कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता है और आपका लेवल पता चलता है, और हमारी जो मेंटरशिप है आपको मिलती है, हमारा जो तजुर्बा है उस हिसाब से हम देखते हैं आप कहाँ वीक हो रहे हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, आपका एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है हर पैरामीटर पे, राइट। तो यहाँ पर टोटल 20 टेस्ट होंगे, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम एक्सेस। डिटेल्ड रिव्यू एंड एनालिसिस मैंने आपको बताया था, ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी आपको, और जो टॉपर्स चॉइस है, जैसे जो भी टॉपर्स होते हैं उनके जो कॉपी है, जो उनका जो भी डेटा होगा वो आप तक पहुंचाया जाता है, शेयर किया जाता है आपके साथ, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, राइट। अब ये आप देख पा रहे होंगे मॉडर्न अप्रोच, वर्बल एंड नॉन, ये रीजनिंग वाली है, राइट। इसमें भी हम आपको पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, क्वांट के लिए, इंग्लिश के लिए और रीजनिंग के लिए आपको पेपर्स मिलेंगे, राइट। अब देखिए ये है आपका एक सैंपल जो है द वाटर एक्ट ऑफ 1974, जो बीच का है, जो एक ब्रैकेट के अंदर होता है, उसको हम स्किप भी कर सकते हैं बोलते समय, लिखते समय नहीं। तो इसीलिए मैंने बोलते समय बोला द वाटर एक्ट ऑफ 1974। देखिए एक सैंपल है, इसमें देखिए कोई भी एक्ट होता है उसको डिवाइड किया जाता है चैप्टर्स में। चैप्टर्स मतलब अध्याय। अध्याय 1 में कितने सेक्शन है? 2, और सेक्शन को हिंदी में बोला जाता है धारा। तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो मैं बोलूंगा अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, इस तरह से। तो देखिए ये आपका है एक सैंपल वाटर एक्ट 1974 का, ये हमने पढ़ना है। नेक्स्ट है द एयर एक्ट 1981, ये हमारा दूसरा एक्ट है जो हमें पढ़ना है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। अब इसके एक एक सेक्शन हमने देखने होते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो 2019 में जो कंडक्ट किया गया था, जिसको हम आधार मान रहे हैं, उसका कुछ हमने एनालाइज किया। ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 था, इसका जो आंसर है वो 252 ऑप्शन सी था। पर देखिए नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये जो आर्टिकल 252 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था तो उस समय उसमें 8 स्केड्यूल, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स थे। हाउ मच? 395 आर्टिकल्स।
आज वर्तमान में वो 465 प्लस हो गए क्योंकि वो बढ़ते रहते हैं। अब सर इतने पूरे याद करने पड़ेंगे? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, इतने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी याद नहीं होते हैं। जो आपको याद करना है वो हमारी टीम बताएगी, राइट। तो यहां से देखिए एक उदाहरण है, 34th क्वेश्चन था 2019 के पेपर पे, जिसका आंसर जो था वो आर्टिकल 252 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 252 है वहां पर छुपा हुआ था। तो इसका आंसर वही अटेम्प्ट कर सकता था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 था, सेक्शन 32 ऑफ वाटर एक्ट 1974। अभी मैंने दिखाया था आपको वाटर एक्ट 1974, तो सेक्शन 32, अब ये देखिए, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने वाटर एक्ट 1974 के कुछ सेक्शंस लिखे हैं, कुछ सेक्शन और है, कुछ सेक्शन लिखे हैं 30, 31, 32। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा है कि सेक्शन 32 क्या बात करता है, धारा 32 क्या बात करती है। तो यानी कि आपको ये भी देखना है कि कौन सी धारा क्या बात कर रही है। यानी कि मैंने बोला था जो एक्ट है, जिसे हिंदी में अधिनियम कहते हैं, उसकी जितनी धाराएं हैं वो भी हमने देखनी है। तो उसका याद करने का एक तरीका होता है, शॉर्टकट होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। निमोनिक्स होते हैं, राइट। निमोनिक्स तो आप अच्छी तरह जानते हैं, राइट, क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है, पूछा है वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 का जो सेक्शन 32 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है इमरजेंसी मेजर्स इन केस ऑफ पॉल्यूशन, राइट। तो यहां पर देखिए टेक इमरजेंसी मेजर इन केस ऑफ पॉल्यूशन, तो इसका जो राइट आंसर बन जाता है ए, वही दे पाएगा जिसने वाटर एक्ट 1974 पढ़ा है और अंदर सेक्शन भी याद है, राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, वाटर एक्ट 1974 का द पावर टू गिव डायरेक्शन आर डिक्लेयर्ड अंडर। अब इसमें भी देखिए सेक्शंस हैं 16, 17, 18। तो पावर टू गिव डायरेक्शन सेक्शन 18 में बताया गया है, तो इसका आंसर है सेक्शन 18 यानी कि सी फॉर कैट। तो ये सैंपल इसलिए हैं क्योंकि हमें आइडिया मिल जाता है हमने कैसे पढ़ाई करनी है, राइट, किस तरह से करनी है। अब देखिए ये जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 42 था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट कंपाइल्ड इन संस्कृत। अब इसमें क्या है, जैसे कि आपको दे रखी है कुछ बुक, जैसे मुद्रा रक्षसा जो विशाख दत्त ने लिखी है, बाल रामायण जो राजशेखर ने लिखी है, मालती महादेव जो भवाभूति ने लिखी है, बृहद कथा जो गुनाद ने लिखी है। अब ये मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उनको तो ये नाम भी नहीं बताऊंगे। ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से, यानी कि इसको वही अटेम्प्ट कर सकता है जिसने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर ऑल्सो। क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन कितना डेप्थ है, इसमें ये पूछा है, ये नहीं पूछा है ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये पूछा है कि ये बुक किस भाषा में नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो संस्कृत भाषा में नहीं है। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है बी वाला। असल में इसकी ओरिजिनल कॉपी जो थी वो संस्कृत में ही लिखी गई थी, बाकी तीन तो संस्कृत में है, यानी कि ए सी डी संस्कृत में है, बी भी संस्कृत में था ओरिजिनल, परंतु इसे हिंदी में बाद में लिखा गया। तो इसमें पूछा है नॉट, तो आंसर विल बी बी फॉर बॉय। मतलब क्वेश्चन ये है कि देखिए आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए और वो भी अच्छे लेवल की, डेप्थ पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए पेपर कौन ला रहा है, आपका आयोग ला रहा है, राइट। तो एक लेवल तो रखेगा, यहां से हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। द चेयरपर्सन, यहां देखिएगा, द चेयरपर्सन ऑफ विच लेजिस्लेटिव हाउस इज नॉट, ये देखिए नॉट इलेक्टेड बाय इट्स ओन मेंबर्स, यानी कि इसमें ये क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से, यानी कि ये क्वेश्चन है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सर ये पॉलिटी क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है? देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पॉलिटी, नॉट द पॉलिटी इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या कहा मैंने? जो भारत का संविधान है वो एक भाग है पॉलिटी का, परंतु पॉलिटी भारत के संविधान का भाग नहीं है, यानी कि दायरा किसका बड़ा है? पॉलिटी का। तो ये पॉलिटी के संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां पर पूछा है कि अब आपको देखिए इसमें आपको पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट की बात करूं, अपर हाउस लोअर हाउस होता है, अपर हाउस आपका राज्यसभा होता है, लोअर हाउस आपका लोकसभा होता है। वैसे ही राज्य की बात करूं, राज्य में भी दो हाउस होते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, परंतु विद रिस्पेक्ट टू अपर हाउस राज्यों के पास ऑप्शन होता है, विकल्प होता है कि वो अपर हाउस रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, राइट। इसीलिए हर राज्य के पास अपर हाउस नहीं होता है, परंतु लोअर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, इन हिंदी विधानसभा होता है। और राज्यों के लिए जो अपर हाउस है दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद विकल्प होता है, किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता। यूपी के पास है, उत्तराखंड के पास नहीं है, हरियाणा के पास भी नहीं है, क्या? विधान परिषद। तो इसमें से जो एक चेयरपर्सन होता है
उसी सदन के लोग उसे नहीं चुनते हैं। जैसे उदाहरण, लोकसभा के जो मुखिया होते हैं, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, जो हेड होते हैं, उनको कौन निर्वाचित करता है? लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। तो यानी कि लोकसभा तो हो नहीं सकता, क्योंकि लोकसभा के मुखिया जो है उनको लोकसभा के सदस्य ही इलेक्ट कर रहे हैं। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? राज्यसभा का चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, टेक्निकली से कहते हैं एक्स ऑफिशियो, यानी कि वो सीट से जुड़ा हुआ पद होता है, हिंदी में से पदेन कहते हैं, राइट। तो यहां पर जो आंसर है वो है आपका राज्यसभा, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की परिषद होती है ये। तो यानी कि यहां से मुझे कहीं ना कहीं संविधान भी आना चाहिए, राइट। अब देखिए, प्रीवियस का हमने एक स्टडी किया था, किस हिसाब से वेटेज था, जो 2019 में हुआ था। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे रिलेटेड एक्ट से, जो एक्ट ऑफ 1974 है, यानी कि जो एक वाटर एक्ट है और जो एक एयर एक्ट है, उसी से 25% क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि अगर कोई इंजीनियर ये सोच रहा है कि यार एक्ट में नहीं पढ़ता हूं, बाकी चला जाता हूं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। एक्ट में तो आपको परफेक्ट होना है। करंट से 16% पूछे गए थे, रीजनिंग से 14%, इंग्लिश से 10%, हिस्ट्री से 7%, साइंस एंड टेक से 7%, हरियाणा से, हरियाणा का जो जीके है करंट है उससे 7%, क्वांट 6%, पॉलिटी 4%, ज्योग्राफी 2%, इकोनॉमी 2%। यानी कि अब जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी को 2% अभी यहां पूछा गया था, जरूरी नहीं है इस साल हो सकता है इकोनॉमी को 20% पूछ दे। प्रश्न ये है कि पूछा तो गया है। और देखिए एक बात सिंपल सी बात है, 2% पूछा गया, ये थोड़ा बताया कि 100 में से कौन सा 2% है, तो 100% तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहिए, राइट। तो इसीलिए आपने गोयला क्लासेस का जो कोर्स है, जो अभी आगे आने वाला है, उसको ज्वाइन करना है। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है और समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे इस तरह से हमारी ये जो मॉनिटरिंग होती है, ये आप देख रहे हो स्कोर मिल रहे हैं, इस तरह से पूरा आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपको जो एनालाइज हम करते हैं, ये देखिए। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब ये कोर्स आपने किस प्राइस में परचेस करना है, राइट। तो देखिए बहुत जेन्युइन रखा है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें 3 ऑफर आपको दिए जा रहे हैं हमारी तरफ से। एक, इसमें आपको केवल जो टेस्ट सीरीज हैं वो ऑफर की जा रही है, जो केवल आपको मात्र 999 रुपए की पड़ेगी, राइट। जो टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 ये सेक्शनल टेस्ट है, यानी कि जो भी जो टेस्ट सीरीज आएंगी वो आपको केवल मात्र 999 रुपए की पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपको एक टेस्ट सीरीज के साथ अगर आपको प्रीमियम लेक्चर्स चाहिए तो ये आपको पड़ेगा केवल ओनली 9,999। आई रिपीट, 9,999। और एक और ऑप्शन है आपके पास कि आपको केवल प्रीमियम लेक्चर्स चाहिए, केवल प्रीमियम लेक्चर्स चाहिए, तो वो भी आपको केवल पड़ेगा 9,999 ओनली, राइट। देखिए, आप मोबाइल भी लेते हैं तो आजकल आपको पता ही है वो किस प्राइस में होते हैं। और देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आप खुद पे करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, तो बिलीव मी, आगे चल के आप एक असेट बन जाते हैं, राइट। लायबिलिटी नहीं बनते हैं, एक असेट बन जाते हैं। तो एजुकेशन में इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आप जानते हैं जो आपका सिलेक्शन है वो किस लेवल पे होगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगे। और यहीं से जो डिस्कशन था मैं उसे एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।